आइए दोस्तों, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करने के लिए आपको बोला था। आई होप कि आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई किया होगा। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। इस बार के लिए वो देख लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। आइए, ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एक छोटे से इन्फॉर्मेशन जो रॉ मटेरियल में ध्यान में रखनी थी। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है आपके पास में, जो मैंने इलस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास में सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। देख लेते एक बार के लिए। कहता है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है किसी आर लिमिटेड की 31 मार्च 2022 को। ठीक है, आगे क्या गिवन है? कहते हैं 2 साल की बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन है। बहुत बढ़िया। एक तो आपको जैसे कि ऊपर कहा 31 मार्च 2022 की इन्फॉर्मेशन है, एक आपको दे रहा है 31 मार्च 2021 की। ठीक है, तो 2 बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन है। इन शॉर्ट मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ये आपकी क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है और इसे मैं ओपनिंग इन्फॉर्मेशन कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं सर। 2021 और 22 अकाउंट में ऐसा बहुत पढ़े होंगे। एफएम में तो जनरली ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अकाउंट में भरपूर मात्रा में आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो कहते हैं 21 की आपको इन्फॉर्मेशन है, 22 की इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में आगे क्या कहता है? रॉ मटेरियल आपको गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग। वर्किंग प्रोग्रेस आपको दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग। फिनिश गुड्स, ओपनिंग और क्लोजिंग। रिसीवेबल का है, डेटर का है, दोनों एक ही चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। पेएबल, जिसे हम क्रेडिटर भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। आगे क्या गिवन है? कहता है एनुअल परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल आपको गिवन है, एनुअल परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो परचेज कितना किया है पूरे साल में? एनुअल। ठीक है, पूरे साल में कितना परचेज किया है वो आपको गिवन है 400, जो कि इन लाख रुपीज़ है। ये ध्यान में रखना, ऊपर लिखा ही क्लियरली इन लाख, इन लैक्स, तो 400 लैक्स है। ठीक है, तो एनुअल परचेजेस कितना है? 400। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दे रखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 450। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, वो आपको कितना? 525 गिवन है। इसके बाद एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला में लिखवाया था बेसिकली, FM समरी में। कहता है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि पूरे साल में जो ऑपरेशन से रिलेटेड टोटल कितना खर्चा हुआ, ऑपरेशन से रिलेटेड टोटल कितना खर्चा हुआ, उसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। बिजनेस के अंदर पूरे साल में इसे एनुअल लिखा है। एनुअल का मतलब पूरे साल में। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है बिजनेस में आपके पास में खर्चा टोटल ऑपरेशन से रिलेटेड कितना हुआ, वो भी यहाँ पे वर्ड क्या है? एनुअल, मतलब कि पूरे साल में। तो पूरे साल में बिजनेस में जो ऑपरेशन चलते, वो ऑपरेशन का टोटल खर्चा कितना है? कहता है कॉस्ट है 325। और इसके बाद एनुअल सेल आपको गिवन है, जो कि ऑल क्रेडिट आपको दे रखी है, क्रेडिट सेल आपको गिवन है 585। ठीक है, इतनी चीज़ें गिवन है। आपको क्या पूछा है? कहते हैं सबसे पहले तो ध्यान रखना, साल में 365 डेज ही आपको लेने हैं, 360 नहीं लेना है। और कहता है कैलकुलेट करना है आपको नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल का है या फिर नेट ऑपरेटिंग का है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहा जाए या फिर नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहा जाए, दोनों एक ही चीज़ है। सिंपली आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। मेथड नंबर 1, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला सिंपल सा है, वही जो मैंने लिखवाया था, R प्लस W प्लस, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, R प्लस W। R का मतलब रॉ मटेरियल पीरियड, वर्किंग प्रोग्रेस पीरियड, प्लस F फिनिश गुड्स पीरियड, प्लस डेटर पीरियड, और आपके पास में माइनस कर देंगे क्रेडिटर। टोटल 5 चीज़ें हैं आपके पास में। इस तरीके से इसका फॉर्मूला है। इसके बाद क्या पूछा? इसके बाद पूछा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल मैंने कहा था, जैसे कि जितना भी इसका पीरियड निकल के आए, फॉर एग्जांपल 20 डेज आपके निकल के आए, फॉर एग्जांपल 20 डेज आए, तो सिंपली टोटल साल में कितने दिन है? 365। 365 डिवाइड बाई 20 कर देना, नंबर ऑफ टाइम पूरे साल में कितनी बार घूमता है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन वही इलस्ट्रेशन वाले हैं, इलस्ट्रेशन आपने किया होगा, तो ये 2 क्वेश्चन आपके आराम से सोल्व हो जाते हैं।
ठीक है। एक जो पॉइंट मटेरियल से था वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था बेसिकली, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है। थर्ड पॉइंट आपके पास में क्या आता है? थर्ड पॉइंट हो सकता है आपसे सोल्व ना हो, कहते हैं अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कितना अमाउंट रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल के लिए, वो आपको निकालना है। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन तो आपसे सोल्व हो ही चुके होंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक बार के लिए बता देता हूँ आपके पास में। इसका ही सॉल्यूशन पार्ट हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और वहीं पे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन अगर ओपन करें हम, तो ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको करवाया था आपके पास में इलस्ट्रेशन, सबसे पहले तो जो पूछा है सबसे पहले ये लिखेंगे नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, जिसका फॉर्मूला है R प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि सर इसके पीरियड्स डायरेक्टली गिवन नहीं है, डेज आपको गिवन नहीं है डायरेक्टली, तो उसे निकालने के लिए वर्किंग नोट लगानी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने आपको इलस्ट्रेशन में करवाया था, ठीक है, इक्वल टू छोड़ देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आर के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल कंज्यूम पीरियड। ठीक है, रॉ मटेरियल स्टेज पीरियड कह सकते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम पीरियड कह सकते हैं, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड भी कह सकते हैं, जो नाम का है, या फिर रॉ मटेरियल पीरियड भी लिख सकते हैं। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, क्या है सर? ऊपर सबसे पहले तो एवरेज लेना है, चाहे किसका भी फॉर्मूला, एवरेज डिवाइड बाय एनुअल इनटू 360 या फिर 365 डेज, जो कि आपको गिवन है 365 लेना है। सबसे पहले इतना लिख दिया। अब फॉर्मूला बना लेना है। फॉर्मूला बनाना तो बहुत ईजी है, मैंने आपको बता दिया था। जिसके लिए फॉर्मूला बना रहे हो, एवरेज के साथ उसी वर्ड को ले लेना है, मतलब कि एवरेज रॉ मटेरियल, काम खत्म, एवरेज रॉ मटेरियल। और नीचे रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो आपको लिखनी है, मतलब कि कोस्ट शीट में रॉ मटेरियल से रिलेटेड क्या होता है सर? रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, एनुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम, खत्म कहानी। अब एवरेज रॉ मटेरियल ले लो। एवरेज रॉ मटेरियल डायरेक्टली गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गिवन है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, मतलब कि एवरेज ले लो। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन से थोड़ा डिफरेंट ये चीज़ गिवन थी कि ये आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रहा है, डायरेक्ट एवरेज नहीं दे रहा है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। रॉ मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, देखिए ओपनिंग कितना है 45, क्लोजिंग कितना है 65, तो 45 प्लस 65 डिवाइड बाई 2 कर दो तो भी आपके पास में क्या आ जाएगा? एवरेज। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी आपके पास में। डिवाइड बाय क्या करते हैं? एनुअल कंजम्पशन या फिर एनुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एनुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम आप लिख सकते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब बचपन से पढ़ के आ रहे वही, ओपनिंग स्टॉक, मतलब कि ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक, क्योंकि रॉ मटेरियल का कंजम्पशन निकाल रहे, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक प्लस करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको क्या मिल जाएगा? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो कहता है ओपनिंग ऐड करो, कैलकुलेटर में 45 मैंने लिख दिया, ओपनिंग ऑफ क्लोज रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 45। इसमें ऐड करिए, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग 45 है, परचेज कितना है? तो इसने दे रखा है देखिए 400, तो उसमें 400 ऐड करिए और क्लोजिंग माइनस करिए, क्लोजिंग कितना है? 65, तो माइनस 65। तो ये आपके पास में 380 आ गया, देखिए यहाँ पे 380 दिख रहा है। और इसको कैलकुलेशन में दिखाना पड़ेगा कि कंजम्पशन कैसे निकाला, तो कहते हैं फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और उस तरीके से हमने वैल्यू पुट करी, 380 आपके पास में आ गया। और ये इन लैक्स अमाउंट है, ध्यान रखिएगा 380 लैक्स है। ठीक है, कहते हैं इंटू 365 करिए, डेज आपको मिल जाएगा। कितना डेज है? 52.83, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे आप राउंड फिगर कर देना। ठीक है, मतलब कि 52.83 है, तो उसे 53 डेज लिख देना। नंबर ऑफ साइकिल, जब आप दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है ध्यान रखिएगा, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल जो पूछा, नंबर ऑफ साइकिल उसमें पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में लिखना है, जैसे कि इलस्ट्रेशन में मैंने लिखा था, वहाँ पे राउंड फिगर नहीं करेंगे। राउंड फिगर कहाँ पे करना है? सिर्फ और सिर्फ इसकी वर्किंग नोट जहाँ पे आप डेज निकालते, डेज में आपको राउंड फिगर कर देना है, सिर्फ और सिर्फ डेज में। ठीक है, ये जो सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे जहाँ पे आप 365 डेज डिवाइड बाय आप ये जहाँ पे जितना भी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आया वो डिवाइड करते हैं, तो उसमें तो पॉइंट में आएंगे आंसर और पॉइंट में ही लिख के आना है, वही आंसर लिख के आना है, कॉपी पेस्ट। लेकिन यहाँ पे जब आप
पांचों चीज़ की डेज़ की कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहाँ पे डेज़ को राउंड फिगर कर देना है। मतलब कि जैसे कि मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा अमाउंट है तो उसे आगे की तरफ राउंड फिगर करिए। जैसे कि यहाँ पे आपके पास में 52.83, तो उसे लिख दिया 53 डेज, ख़त्म। इसके बाद वर्किंग प्रोग्रेस का फॉर्मूला सबसे पहले कहते हैं एवरेज डिवाइड बाय एनुअल, सबसे पहले लिखेंगे और इंटू 365। अब किसका फॉर्मूला बना रहे WIP का, तो एवरेज WIP लिख देंगे। और डिवाइड बाय WIP किससे लिंक होता है, तो सर कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, तो डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ख़त्म कहानी, सीधी है। कहते हैं एवरेज WIP, तो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, देखिए ओपनिंग और प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करिए, एवरेज मिल जाएगा। तो 35 ओपनिंग है, क्लोजिंग 51 है, 35 प्लस 51 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने किया, एवरेज मिल जाएगा आपको। इसके बाद डिवाइड बाय क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एनुअल, ठीक है, और इंटू 365। यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है 450 कॉपी पेस्ट कर दिया, इन लाख रुपीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि ऊपर लैख है, नीचे भी लैक्स है, तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऊपर एक बार बता देना यहाँ पे वर्किंग नोट के हेडिंग में कि सारी की सारी अमाउंट इन लैक्स है, ठीक है। तो हर बार लाख रुपीज़ लिखना ना पड़े। इंटू 365 आपके पास में, तो यहाँ पे आपके पास में 34.87 आ रहा है, तो जिसे हम 35 डेज लिख देंगे, क्लियर है। इसके बाद फिनिश गुड्स का, तो वही फॉर्मूला आप बना लीजिए, आपके पास में एवरेज डिवाइड बाय एनुअल, ठीक है, इन लोगों ने लिखा नहीं, इंटू 365, एवरेज डिवाइड बाय एनुअल कर देंगे। अब कहते हैं कि आपके पास में एवरेज क्या लेंगे, जिसका फॉर्मूला बना रहे फिनिश गुड, तो एवरेज फिनिश गुड्स ले लेंगे, डिवाइड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली गिवन है, देखिए 525, तो 525 ये तो गिवन है, 365 लेना है ये भी अपने को पता है, बस एवरेज ले लीजिए फिनिश गुड्स का, जो आपको क्लोजिंग और ओपनिंग तो दे ही रखा है। तो ओपनिंग 60, क्लोजिंग 70, 60 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 कर दो, एवरेज मिल जाएगा, काम खत्म, आंसर आपके पास में। इसके बाद डेटर निकालना है, तो सेम वे आप डेटल रिसीवेबल डिवाइड बाई क्रेडिट सेल और इंटू 365, तो एवरेज कर देंगे क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दे रखा है रिसीवेबल का, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। डिवाइड बाई क्रेडिट सेल के लिए आपको डायरेक्टली गिवन है क्या सर, क्योंकि डेटर जो है क्रेडिट सेल से लिंक करते हैं, तो क्रेडिट सेल यहाँ पे गिवन है, क्योंकि एनुअल सेल और ब्रैकेट में लिख रखा है सारी की सारी क्रेडिट सेल है, यहाँ पे हम क्रेडिट ही लिखते हैं, कैश नहीं लिख सकते, क्योंकि डेटर जो है वो क्रेडिट सेल से लिंक करते हैं, कैश सेल से नहीं, ठीक है। तो डेटर क्रेडिट सेल से लिंक करते हैं, तो क्रेडिट सेल चाहिए, और इसने ऑलरेडी बोल रखा है कि ये जो सेल है ऑलरेडी सारी की सारी क्रेडिट में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 585 ले लो, काम खत्म, इंटू 365 कर देंगे, आपके पास में आंसर 77 डेज, ठीक है। इसके बाद सर पेबल, क्रेडिटर जिसे हम कहते हैं पेबल कह सकते हैं, तो पेबल डिवाइड बाय क्या कर देंगे, क्रेडिट परचेज इंटू 365, एनुअल और एवरेज ये लिखना भूलना नहीं, एवरेज डिवाइड बाय एनुअल, ख़त्म कहानी। इसके बाद पेबल का एवरेज ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे है, डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज लेना होता है, क्रेडिट परचेज क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ज़रा, तो कहता है आपको पास में यहाँ पे एनुअल परचेज दे रखा है, ऑल क्रेडिट ये ब्रैकेट में भी लिख रखा है, तो ये लो काम हो गया, ठीक है। रॉ मटेरियल जो हम परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन वही तो परचेज होता है, अपने क्रेडिटर से परचेज किया ना, ठीक है, तो वही चीज़ हो गई। तो रॉ मटेरियल में दो जो चीज़ें है, ये जो परचेज है दो जगह आएगा, कहाँ पे, एक रॉ मटेरियल में आएगा, एक क्रेडिटर में आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल और क्रेडिटर दोनों लिंक है। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है सर, अपने सप्लायर से परचेज करना पड़ता है, तो सप्लायर से परचेज करना मतलब सप्लायर कौन है, क्रेडिटर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो दो चीज़ों को डिनोट करेगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल और दूसरा क्रेडिटर, ठीक है। तो दो जगह यूज़फुल हो गई ये 400 की इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे अप्लाई किया, 365 से ही मल्टीप्लाई करा, 64 डेज़ आपके पास में आ जाएगा। और जैसे ही सारे डेज़ आ जाते हैं, बस वैल्यू पुट करके आप क्या निकाल लेंगे, आंसर 146 डेज़, ठीक है, 146 डेज़, ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पूछा, तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल में तो कुछ है ही नहीं, जितने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आया उसे 365 से डिवाइड कर दो, या फिर 360 जो भी आपको बोला है, 365 बोला है तो बस 365 डिवाइड बाय वो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो 365 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जितना भी है 146 आया, 146, तो आपके पास में पूरे साल में कितनी बार घूमता है, 2.5 टाइम्स आपके पास में घूमेगा,
ठीक है, तो ये लीजिए आपके पास में ये चीज़ भी खत्म। अब पूछा एन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक बार मैं समरी में ओपन करके देख लूँ कि इसका फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है ना या फिर नहीं, बाकी है तो लिखवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके पास में हाँ लिखवा दिया है, ये रहा। और ये चीज़ को मैंने बोला भी था कि वो हम समझेंगे, आपके पास में क्वेश्चन है पास्ट पेपर में, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। कहता है कि कई बार आपको ये पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से ही आपके पास में पूरे का पूरा क्वेश्चन होता है, तो पूरे का पूरा क्वेश्चन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से, और लास्ट में आपको ये भी पूछ लेते हैं कि सर इसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा, अमाउंट वो बता दीजिए। तो बस ये जो डेज निकल के आए, ठीक है, उसके हिसाब से आपको अमाउंट बता देना है। कैसे? कहता है कि एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल पूछ सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से। तो कैसे निकलेगा? सिंपल है। कहता है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब मैंने बताया वही कि बिजनेस चलाने में पूरे साल में ऑपरेशन से रिलेटेड टोटल कितना खर्चा होता है, जो क्वेश्चन ही बताएगा, हमें कोई एज्यूम नहीं करना। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो ले लेना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, जो आप निकालते हैं ना 365 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, जो आपने यहाँ पे निकाला है 2.5 टाइम्स, वही, ठीक है, 2.5 टाइम्स। कहता है उसमें ऐड कर देना डिज़ायर केस, ठीक है, अगर क्वेश्चन ने कहा है तो। क्वेश्चन ऐसा लिखता है कि हमें इतना केस और मेंटेन करके चलना है वर्किंग कैपिटल में, तो बस अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया होता 10,000 तो 10,000 ऐड कर देता, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो देखिए, इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हम देखें तो कितनी गिवन है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन ही रहती है। कहते हैं 325 लाख रुपीज़, इन लाख है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट लेना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो कहता है 325 क्वेश्चन में ही गिवन होता है ऑलवेज, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है 325, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पे आपके पास में जो टाइम पीरियड होगा इन अ ईयर, कितना है 2.5 टाइम्स, तो 2.5 टाइम्स हमने डिवाइड बाय कर दिया। तो ये आपके पास में 130 लाख रुपीज़ आ गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड एज पर ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। लो जी। अच्छा, इसमें केस बोला होता कि इतना मेंटेन करके चलना है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ का होता तो बस यहाँ पे 130 आया ना, उसमें 1 लाख ऐड कर देते, काम खत्म, ठीक है, उसमें 1 लाख ऐड कर देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था जो कि सोल्व हो गया, ठीक है। और एक जो थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखवाया था वो भी आपके पास में ये थर्ड क्वेश्चन से सोल्व हो गया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास में कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड को पढ़ने जा रहे हैं, ये मेथड ख़त्म हो जाता है, बस इतना सही क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन करवा दिया, सफिशिएंट है। इसके बाद सेकेंड मेथड को हेडिंग देंगे आपके पास में एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। हमने एक मेथड पढ़ लिया, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मेथड, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मेथड हेडिंग दे देंगे जल्दी से। तो कहता है यहाँ पे इस मेथड में जो है, जैसे कि दोनों मेथड में यहाँ पे डिफरेंस बड़ा है। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड क्या करता है, डेज को कंसीडर करता है, ठीक है, जितने भी डेज है उसे प्लस और माइनस जो भी करना है उस तरीके से निकालिए और वो आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा, कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के डेज आ जाएंगे, ठीक है, कि इतने दिन की आपके पास में वर्किंग कैपिटल रहेगी, मतलब कि इतने दिन तक पैसा फंसा रहेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे आंसर निकाला और आंसर आपके पास में फॉर एग्जांपल 85 डेज़ आए, तो 85 डेज़, हर 85 डेज़ के लिए आपके पास में पैसा फंसता है। मतलब कि आज 5 लाख रुपए आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए तो 85 डेज़ के लिए वो फंसेंगे। और 85 कैसा है तो किस किस में कितना फंसेगा डेज़ के लिए अमाउंट, तो वो आपके पास में यहाँ पे कैलकुलेशन होता है कि फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल में 10 दिन फंसेगा, उसके बाद वर्किंग प्रोग्रेस में 15 दिन, उसके बाद फिनिश गुड्स में 20 दिन, इस तरीके से चलेगा और टोटल हो जाता है 85 डेज़, इस तरीके से, ठीक है। ये डेज़ को महत्व देता है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, जबकि मेथड नंबर 2 एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है वो अमाउंट से ही कैलकुलेट करता है डायरेक्टली, वो डेज़ वगैरह में नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। वो सीधे सीधे अमाउंट को ही निकालता है और फिर अमाउंट का ही टोटल करता है और उसे ये कह देता है कि ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तो अमाउंट निकालना है तो उसके लिए तो फिर आपको जो है अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता है, जैसे कि अभी अभी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 देखा जिसमें थर्ड क्वेश्चन अलग से पूछा गया कि एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालिए। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का क्वेश्चन था, इसलिए ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से वो निकालना था,
ठीक है। उसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होती है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल इन अ ईयर आपको करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे एक ही फॉर्मेट है जहाँ पे आपको लास्ट में जिसका टोटल करेंगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट यही आंसर मिल जाता है जिस तरीके से ये निकलता है। ठीक है। अब दोनों की कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के हिसाब से पूछा हो तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के हिसाब से बताएंगे, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से पूछा हो तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे इसका बेस बता दूँ कि इसका बेस क्या है। ठीक है। ये मेथड का बेस क्या है। बेसिकली मेथड नंबर 1 का बेस क्या था कि ये बेस था इनका कि रॉ मटेरियल पीरियड, वर्किंग प्रोग्रेस पीरियड, फिनिश गुड पीरियड, डेटर पीरियड और माइनस क्रेडिटर। यहाँ पे इसका बेस है कि सिंपल है, कहते हैं कि करंट असेट का अमाउंट निकालिए। ठीक है। ये सबसे पहले बेस ही लिखवा देता हूँ, उसके बाद फॉर्मेट लिखवाऊंगा। ठीक है। बेस क्या है, तो बेस है इसका, कहते हैं कि ये मेथड ऐसा कहता है कि आप एक काम करिए, अमाउंट ऑफ आप निकालिए करंट असेट। ठीक है। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से आप एक काम करिए, अमाउंट ऑफ करंट असेट निकालिए और उसमें से अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी माइनस कर दीजिए। ठीक है। ये इस फॉर्मेट जो मेथड है उसका बेसिकली बेस है, इसी बेस पे काम करता है। और आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये अमाउंट पे फोकस करता है, मतलब कि डायरेक्टली अमाउंट से ही कैलकुलेट करता है। ये डेज वगैरह पहले निकालो, उसके बाद डेज को कन्वर्ट करो। ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल में, मतलब कि नंबर ऑफ टाइम पीरियड में, और फिर नंबर ऑफ टाइम पीरियड मिलने के बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड निकालिए, और फिर लास्ट में जो आया वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आया। तो यहाँ पे 3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 3 बार कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पे डेज निकालने पड़ते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। उसके बाद 365 या फिर 360 डेज से ये डेज जो है उसे डिवाइड करना पड़ता है, जिसे हम नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर कहते हैं। और जैसे ही वो मिल जाते हैं उसके बाद आप यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का अमाउंट निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकाल के आप जो है अमाउंट निकाल सकते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला। तो वो जो 130 लाख रुपीज़ निकाला पूरी की पूरी 3 तरीके की कैलकुलेशन करने के बाद, वो यहाँ पे कहता है कि आप सिंपल एक काम करिए, जितने भी क्वेश्चन में यहाँ पे कहता है अमाउंट ऑफ करंट असेट है, जितना भी असेट है टोटल, उसका टोटल कर दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल आपके पास में असेट ही होता है। ठीक है, करंट असेट। जैसे कि वर्किंग प्रोग्रेस भी आपका ही असेट है। ठीक है, रॉ मटेरियल पे आपने जो काम करा वो आपकी असेट ही है। कहते हैं फॉर एग्जांपल फिनिश गुड्स हो गया। तो ये सारे आपकी करंट असेट है। तो उन सब का अमाउंट का टोटल निकालिए और एक तरफ लिख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, इसमें से माइनस कर दीजिए अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। क्लियर है। और वो आपके पास में क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का अमाउंट, डायरेक्टली अमाउंट आ जाता है। ये डेज वगैरह में कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करता, कहते हैं डायरेक्ट अमाउंट निकालो। क्लियर है। आइए तो फॉर्मेट लिख लेते हैं। फॉर्मेट में बेसिकली है नहीं, करंट असेट का मतलब क्या क्या हो सकता है, बस वही लिखवाना है, रॉ मटेरियल WIP, वो जो आपको पता है बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन एक बार के लिए क्या होता है कि लिखा हुआ है तो अपने को हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम में रिवाइज करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए मेरे साथ, काम आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये चीज़ आपको पता ही है लेकिन फिर भी। तो कहते हैं फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट, तो फॉर्मेट आप इस तरीके से बना लेंगे। लीजिए, कहते हैं पर्टिकुलर, और इस तरफ हम लिख देते हैं अमाउंट। ठीक है, जो कि रुपीज़ में हम लिखेंगे। ये फॉर्मेट रहता है बेसिकली।
और सिंपल इसमें हम अपना फॉर्मेट लिखते हैं करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ए पॉइंट आपका रहेगा यहाँ पे, दो पार्ट होंगे, एक करंट असेट के लिए, एक करंट लाइबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले करंट असेट जितनी भी है उसका टोटल लगा देंगे, अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। तो कहता है करंट असेट जितनी भी है। करंट असेट में नॉर्मली क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से वो तो होगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस तरीके से ये आइडेंटिफाई होता है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे लिखवा देता हूँ जो नॉर्मली क्वेश्चन में दिखते रहते हैं, ठीक है। जैसे कॉस्ट शीट में कैसे आप देखते हैं कि कॉस्ट शीट में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल हम फॉर्मेट लिखवा देते हैं कि इतनी इतनी चीज़ें नॉर्मली देखने को मिलती है। फिर तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है कौन सी चीज़ गिवन है और किसे कहाँ पे डालनी है। यहाँ पे वैसे ही है, कहता है कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए। रॉ मटेरियल, जैसे कि रॉ मटेरियल आपका क्या है, असेट है, रॉ मटेरियल, ठीक है। इसके बाद आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, रॉ मटेरियल के बाद WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। वो भी आपके लिए क्या है, असेट ही है, जिसे फ्यूचर में आप बेचने वाले हो और पैसा कमाने वाले। इसके बाद फिनिश्ड गुड, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स। इसके बाद डेटर, डेटर भी हमारे लिए असेट है, ठीक है, डेटर्स। उसी तरीके से डेटर्स का एक ऑपोजिट क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। वही चीज़ है आपके पास में। इसके बाद कई बार हम प्रीपेड एक्सपेंस को प्रीपेड पे कर देते हैं, मतलब कि पहले ही पे कर देते हैं। जैसे कि कोई एक्सपेंस, छोटा मोटा एक्सपेंस है तो हम प्रीपेड कर देते हैं, पहले से ही पेड, मतलब कि अभी वो एक्सपेंस हुआ नहीं है, उससे पहले उसका हमने पेमेंट कर दिया, तो एक तरीके से असेट माना जाता है। ये सारी चीज़ें आप 12th में पढ़ के आते हैं। तो कहता है प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। प्रीपेड अमाउंट लिख दीजिए कि आपने कोई अमाउंट प्रीली पेड कर दी है, ठीक है। तो वो अमाउंट, तो वो भी आपके लिए क्या है, एक तरीके से असेट है। इसके बाद कई बार केस मेंटेन करने के लिए या फिर केस एंड बैंक इस तरीके से डायरेक्ट गिवन होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में ये कहता है कि 10,000 केस तो मेंटेन करके चलना है, तो केस आपके लिए असेट है, 10,000 आपके असेट में पड़ा रहना चाहिए, तो वो 10,000 यहाँ पे लिख देंगे। या फिर कई बार ऐसा ही दे देता है केस 10,000 है, तो केस 10,000 है, बस लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन है, देखेंगे। इसके बाद अदर कोई असेट है तो इस तरीके से लिख देता हूँ। ये जो पॉइंट लिखा है ये जनरली क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी कोई असेट है तो वो आप देख लीजिएगा, पढ़िए और उसके तरीके से मैनेजमेंट करिए। इसलिए मैं यहाँ पे अलग से लिखवा देता हूँ, अदर कोई असेट है तो वो भी लेना है, ठीक है, अदर असेट्स। क्लियर है। तो रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर और प्रीपेड अमाउंट एंड केस, ये नॉर्मली देखने को मिलते हैं। इससे ज़्यादा कोई पॉइंट होते नहीं है जनरली, लेकिन अगर कोई है तो आपको उसे पढ़ना है और डिसाइड करना है कि ये असेट है या फिर लाइबिलिटी है। ये तो आपको पता ही चल जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जैसे ही आपको पता चल गया, इनका टोटल निकालिए और टोटल निकाल के आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। टोटल यहाँ पे आपके पास में लिख देंगे। जैसे ही टोटल आ गया, काम खत्म। टोटल आने के बाद इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे पॉइंट नंबर बी। अब पॉइंट नंबर बी क्या है, पॉइंट नंबर बी है करंट लायबिलिटी। पॉइंट नंबर बी है करंट लायबिलिटी, ठीक है। पॉइंट नंबर ए करंट असेट, पॉइंट नंबर बी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में भी कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ जो जनरली क्वेश्चन में इतने ही देखने को मिलते हैं। इससे ज़्यादा तो हम अदर करंट लायबिलिटी लास्ट में लिखवा दूंगा कि क्वेश्चन में कोई और भी लायबिलिटी गिवन है जो कि करंट है तो उसे भी कंसिडर करना है। जनरली यही देखने को मिलता है। कहते हैं फॉर एग्जांपल क्रेडिटर दे दिया तो क्रेडिटर देखने को मिलते हैं करंट लायबिलिटी, तो क्रेडिटर को करंट लायबिलिटी में यहाँ पे अमाउंट लिख देना। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर 20,000 के तो 20,000 लिख देना। इसके बाद आउटस्टैंडिंग लेबर, कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग लेबर है, ओवरहेड है, ठीक है, कोई भी आपके पास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख देता हूँ सिंपली। कहता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एक्सपेंस शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब उसमें आप सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि लेबर हो गया, लेबर वेजेस आपने पे नहीं करी, आउटस्टैंडिंग है तो वो आपकी करंट लायबिलिटी है, पे करना पड़ेगा आज नहीं तो कल, ठीक है। कहता है ओवरहेड हो गया या फिर कोई अदर एक्सपेंस हो गया तो वो सारी चीज़ें, और फिर लिखवा देता हूँ अदर लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, करंट
लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे ही ये अमाउंट लिख लेते हैं उसका टोटल यहाँ पे आप लिख देना। ठीक है, उसका टोटल यहाँ पे आप लिख देंगे और जैसे ही टोटल हो गया बस काम ख़त्म। यहाँ पे आप लिख देंगे उसका अमाउंट और यहाँ पे जो करंट असेट का टोटल है, करंट लाइबिलिटी का टोटल है, करंट लाइबिलिटी उसमें से लेस करना है। तो लास्ट में जो आंसर आ गया आपके पास में, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे जो आपके पास में आंसर आ गया उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। मेन आंसर होता है तो उस पर 2 लाइन इस तरीके से खींच लीजिए, ड्रॉ कर दीजिए 2 लाइन, जहाँ पे इसका मतलब होता है कि मेन आंसर यहाँ पे 1 लाइन होती है देखिए, और यहाँ पे 2 लाइन है। 2 लाइन का मतलब यहाँ पे मेन आंसर आपके पास में आ गया। मेन आंसर क्या है, वर्किंग कैपिटल जो आपको पूछी गई होगी क्वेश्चन में वो यहाँ से निकल जाएगी, वर्किंग कैपिटल वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल आपके पास में यहाँ पे आ जाएगी। लो जी, इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन होता है, ये मेथड होती है। बस कई बार एक चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन में कहता है कि हमें एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल तो चलो यहाँ से निकाल ली कि करंट असेट में से फॉर एग्जांपल 80,000 यहाँ है और इसमें से 50,000 फॉर एग्जांपल करंट लाइबिलिटी है, तो कहते हैं 80,000 माइनस 50,000 मतलब कि कितना आया 30,000। 30,000 वर्किंग कैपिटल है। कई बार क्वेश्चन में कहता है कि हमें सेफ्टी मार्जिन मेंटेन करके चलना है। सेफ्टी मार्जिन का मतलब होता है कि नॉर्मली जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 80,000 और 50,000 का, तो इससे वर्किंग कैपिटल कितनी आई 30,000। तो ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट है कि वर्किंग कैपिटल की जितनी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उसमें हम और थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि वर्किंग कैपिटल हम ज़्यादा मेंटेन करके चलना पड़ता है। कई बार बिजनेस में ऐसा होता है कि कई बार हो सकता है इमरजेंसी आ जाए तो दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए हम पहले से ही वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली हमारे पास में डे टू डे लाइफ में 30,000 रुपीज़ की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, हम मेंटेन करके चलते हैं 50,000 60,000, ताकि फिर कभी आगे पीछे भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में कैसा गिवन होता है, कहते हैं सेफ्टी मार्जिन मेंटेन करके चलना है, फॉर एग्जांपल 10,000 20,000 तो ही लेना। ठीक है, तो इसमें ऐड कर देना बेसिकली ये जो 30,000 इससे आंसर आया उसमें बस ऐड कर देना 10,000 20,000 जो भी गिवन है। तो यहाँ पे अलग से लिखते हैं, कहते हैं ऐड कर देना क्या, सेफ्टी मार्जिन जिसे हम कहते हैं, क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन होगा सेफ्टी मार्जिन मेंटेन करना है, सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना इफ़ क्वेश्चन सेड, हमें कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना, अगर क्वेश्चन देता है तो ही आपको लेना है, इफ़ क्वेश्चन सेड। ठीक है, आस्क या फिर सेड लिख सकते हैं, जो यहाँ पे आपको लिख लेना है और आपके पास में काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में करंट असेट का यहाँ पे टोटल आएगा, इसके बाद यहाँ पे करंट लाइबिलिटी का टोटल आएगा। करंट लाइबिलिटी का टोटल जैसे ही आता है उसे माइनस कर दीजिए और उसमें सेफ्टी मार्जिन ऐड कर दीजिए। ये जो आंसर आपके पास में आ गया वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आ गया। किस मेथड से, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेथड से, कंपोनेंट वाइज भी कह सकते हैं इस मेथड को। ठीक है, या फिर क्वांटिटेटिव मेथड भी कह सकते हैं, यह आपके पास में मेथड हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है, देख लो। ओके, ये फॉर्मेट लिख लेने के बाद हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मेट को नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए डन। करंट असेट करंट लाइबिलिटी जिसमें से माइनस करना है। कई बार क्वेश्चन में सेफ्टी मार्जिन गिवन होता है तो हमें उसे ऐड कर देना, नहीं गिवन है तो नहीं लेना है। ठीक है, तो इतना सा फॉर्मेट है, बस काम खत्म। ओके जी, क्लियर है। ओके, तो बस यहाँ पे यही चीज़ थी। अब जो 2-3 पॉइंट मुझे लिखवाना है, कहते हैं WIP का एक पॉइंट लिखवाना है और एक डेटर का पॉइंट लिखवाना है। डेटर के लिए तो यहीं पे लिखवा देता हूँ, यहीं पे लिख लीजिए। कहता है डेटर कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है कि किस पे कैलकुलेट करना है। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो जैसे कि हमें पता है कि डेटर ऑलवेज कॉस्ट ऑफ सेल पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि वैल्यूड ऑन, डेटर जो है वैल्यू करेंगे आपके पास में, डेटर जो है वैल्यूड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, वो भी कौन सी सेल, क्रेडिट सेल, क्योंकि डेटर क्रेडिट सेल पे ही होता है। तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल लिखिए, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा
तो हम क्रेडिट सेल पे ही, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल पे ही कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, कई बार क्वेश्चन खुद कहता है कि डेटर को सेल पे निकालिए। सेल और क्रेडिट से सेल मतलब कि आपके पास में जहाँ पे प्रॉफिट एडेड है, हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल एज्यूम करके चलते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि सेल पे ही निकालिए, हमें प्रॉफिट ऐड करके डेटर निकालना है तो फिर उस पर ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा है तो हम प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल निकालनी है खुद के लिए, तो खुद का प्रॉफिट वगैरह तो उसमें ऐड नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, अपनी जो मेन कॉस्ट पड़ती है वो लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं, हमारा एजम्पशन ये होता है कि क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता, इसका मतलब है कि हमें कॉस्ट को ही कंसिडर करना है, प्रॉफिट को थोड़ी ना कंसिडर करेंगे। प्रॉफिट हमारी कॉस्ट नहीं है, प्रॉफिट हमारा बेनिफिट है, तो कॉस्ट को हम यहाँ पे नहीं लेते। लेकिन क्वेश्चन कई बार ऐसा कहता है कि डेटर को आप सेल पे कैलकुलेट करिए। सेल का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सेल का मतलब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल जितनी भी है उसमें प्लस प्रॉफिट भी ऐड करो और उस पर कैलकुलेट करो डेटर को। तो फिर क्वेश्चन ने कहा है तो उस पर ही करेंगे, कुछ भी नहीं कहा तो क्रेडिट सेल पे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, WIP का भी कुछ लिख लीजिए। कहते हैं कि यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ने कहा है तो ठीक है। WIP में 3 चीज़ें होती है बेसिकली नॉर्मली, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड 3 चीज़ें। कहते हैं कि हम मान के चलते हैं मटेरियल पे 100% काम हुआ है। मटेरियल पे 100% काम हुआ है, ये अभी नहीं समझेगा, जब क्वेश्चन करेंगे समझाएगा। ठीक है, लेबर पे हम मान के चलेंगे 50%, लेबर एंड आपके पास में ओवरहेड दोनों पे, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है, लेबर एंड ओवरहेड पे 50% मान के चलेंगे। वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब समझ आता है। वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब सीधी सी बात है, कहते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मशीनरी है। ठीक है, मशीनरी है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल डालते हैं। रॉ मटेरियल हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल डाल दिया मशीन में। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये प्रोडक्ट यहाँ पे बाहर आता है, ये प्रोडक्ट आया, देखिए इस प्रोडक्ट का पैकिंग वगैरह करना पड़ता है फॉर एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे 6000 यूनिट फॉर एग्जांपल डाले। ठीक है, और 6000 यूनिट बन के बाहर आ गए। ये रॉ मटेरियल डाला हमने, यहाँ पे यूनिट बन के आ गए। अब लेबर यहाँ पे क्या करते, इस पे काम करते पैकिंग वगैरह का। ठीक है, अब लेबर है, सीधी सी बात है, इनका काम तो थोड़ा सा स्लो रहता है। तो फॉर एग्जांपल ये जो है अभी के लिए 3000 यूनिट, जो 3000 यूनिट जो है वो पैकिंग कर देते हैं, बाकी के 3000 कल। मतलब कि आज के लिए तो बाकी के 3000 क्या हो गए सर, वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस रहे क्योंकि कल काम करना है, अब 3000 बाकी रह गए। तो 6000 यूनिट बन के तो आए, लेकिन उस पे लेबर वर्क करना थोड़ा सा बाकी है। कितना, 50% बाकी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 50% नहीं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 4000 यूनिट हमने बना, 4000 यूनिट लेबर आज ही पैकिंग कर देते हैं। ठीक है, और बाकी का बाकी रह जाता है, बाकी का कल। तो यहाँ पे कहते हैं कि सर यहाँ पे क्या हुआ, 2000 वर्किंग प्रोग्रेस, WIP। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है कि टोटल 6000 है, लेकिन 6000 में से 2000 का पार्ट, मतलब कि 2000 डिवाइड बाई 6000 करिए, कितना परसेंट बाकी है। कहता है 33.33% जो है वर्किंग प्रोग्रेस है। 4000 तो हो गए, उस पर काम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि इस पर लेबर का काम बाकी है बेसिकली, आप समझे तो। ठीक है, लेबर का काम बाकी है। मटेरियल तो पूरा ही यूज़ हो गया, मटेरियल तो 100% लग गया, 6000 हमने पूरा डाला था, 6000 निकल के आ गया। लेबर का वर्किंग इस पे बाकी है। तो अगर क्वेश्चन ने ऐसा दे दिया कि इस पे 33.33% बाकी है, तो 33.33% मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नहीं कहता तो ऑलवेज हम एज्यूम करेंगे 50%। लेबर और ओवरहेड के लिए 50%, मटेरियल के लिए ऑलवेज 100%, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जितने यूनिट डाले मशीन तो तुरंत अपना काम कर देगा, सारे यूनिट निकाल के बाहर फेंक देगा। ऑलवेज एजम्पशन यही रहेगी, ऑलवेज एजम्पशन रहेगी कि मटेरियल ऑलवेज 100% है, लेबर ओवरहेड ऑलवेज 50% है। अगर कुछ नहीं कहा है तो, कुछ कहता है तो फिर तो वही परसेंटेज लेने हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार कहते हैं 6000 यूनिट हमने मशीन के अंदर डाले और 6000 यूनिट बाहर आ गए। उसका पैकिंग वर्क वगैरह कुछ काम करना है जो लेबर करते हैं। फॉर एग्जांपल लेबर ने 4000 यूनिट ही कर पाए, बाकी के 2000 कल करेंगे, मतलब कि 2000 वर्किंग प्रोग्रेस हो गया। तो 6000 का 2000 बाकी रहेगा। अगर इसे परसेंटेज में कहे तो 33.33% बाकी है।
ठीक है। मटेरियल तो पूरा 100% हो गया, तो मटेरियल तो पूरा 100%, लेकिन सर वेजेस या फिर आप कह सकते हैं लेबर जो है आपके पास में 33.33% रह गया। मतलब कि आपका काम कितना हुआ है, -100 कर दो, काम हुआ है 66.66%। काम कितना हुआ है, 66.66%, 66.66%। तो क्वेश्चन ने इस तरीके से परसेंटेज गिवन है, तो हम निकाल लेंगे कि कितना काम कंप्लीट हुआ है, उसके बेस पे कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, देखिए लेबर ने जितना काम किया उतनी ही तो पेमेंट करनी है। ठीक है, लेबर ने जितना काम किया उतना ही हमारा कॉस्ट लगा है, बाकी का अभी जो काम हुआ ही नहीं वो तो हमारी कॉस्ट बनी नहीं अभी तक। ठीक है, वो काम करेंगे तब हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो ये चीज़ हो जाती है। क्लियर है? तो कुछ कहा है तो वही लेंगे, नहीं कहा है तो 50% लेंगे ओवरहेड एंड लेबर के लिए। ठीक है, ओवरहेड एंड लेबर के लिए 50% लेंगे। लो जी, तो ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर है। तो फॉर्मेट आप लिख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो लास्ट रहे इस यूनिट के लिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक चीज़ आपके पास में केस मैनेजमेंट या फिर केस बजट आपके पास में पूछा जाता है, वही कॉस्ट के अंदर जो पढ़ते हैं, तो वो आप खुद से कर लेंगे, वो मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, वो मैं मान के चलता हूँ कि वो चीज़ आप खुद से कर सकते हैं। वो बेसिकली यूनिट 2 होगा आपके पास में, वो खुद से करेंगे क्योंकि वहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं है। केस बजट के लिए आपके पास में जो आपका यूनिट है केस बजट, ठीक है, केस बजट के लिए नो फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं होता, आपको पता ही है क्योंकि कॉस्ट में पढ़ के आ रहे हैं, और कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, वही कॉस्ट का पार्ट यहाँ पे वापस से कॉपी पेस्ट डाला है। नॉर्मली बहुत कम पूछा जाता है, पास्ट पेपर में अगर आप देखेंगे तो 3-4 सवाल ही मिलेंगे, पास्ट 20 to 30 अटेम्प्ट के अगर क्वेश्चन उठा के देंगे तो 4-5 3-4 बार आपके पास में पूछा गया, बाकी तो फिर दूसरे यूनिट में से ही पूछा जाता है नॉर्मली, लेकिन करना तो पड़ेगा। सिंपल है पॉइंट, लेकिन करना पड़ेगा। तो केस बजट आप खुद से कर सकते हैं, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता, सबसे पहले तो कोई फॉर्मेट नहीं, बस आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन की जो इंग्लिश है, ठीक है, आपको इंग्लिश जो है वो रीड करनी पड़ेगी, उसे अच्छे से रीड करिए और समझ के आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है। वहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं, कोई आपके पास में फॉर्मूला नहीं होता, बस क्वेश्चन जैसा कहता है वैसा ही करिए। फॉर एग्जांपल कहता है कि 2000 जो है वो हमने कोई एक्सपेंस किया है जिसे हम पे कर रहे हैं 2 मंथ के बाद, ठीक है, तो उसे 2 मंथ के बाद वाले कॉलम में आपको दिखा देना है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है, मैं आपको एक जनरल एक पॉइंट से सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके उसमें 2-3 पॉइंट समझा दूंगा, तो वो चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाएगी। वैसे क्लियर ही होगी, कॉस्ट में आपके पास में पूरे ये बजट बनाना आता है। ठीक है, तो बजट बनाए होंगे आपको और आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, तो वो यूनिट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा आपके पास में, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो करवाना पड़े, क्योंकि उसमें ऐसा है कि फॉर्मेट तो कुछ है ही नहीं, करवाऊंगा तो क्या ही करवाऊंगा, क्वेश्चन रीड करके सॉल्व करवाना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि उसमें तो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी इंग्लिश जो है वो कितनी मजबूत है, मतलब कि आप कितना अच्छे से क्वेश्चन समझ पाते हैं, उस पे ही बेस आपके पास में सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊँ केस बजट के लिए वो कम ही रहेंगे, जब तक आप क्वेश्चन को समझना ना सीखें, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं करवाऊँ या फिर ना। ठीक है, जहाँ तक आप खुद प्रैक्टिस करते हैं, आप खुद समझते कि वर्ड वर्ड का क्या मीनिंग है, तभी आपको फ़र्क पड़ेगा। केस बजट में कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं वो भी चीज़ पढ़ा नहीं सकता, सीधी सी बात है, कोई फॉर्मेट है ही नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। वहाँ पे तो क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन जैसे कहता है वैसा ही करना है। ठीक है, तो उसमें सिखाने लायक तो कुछ नहीं है, बस आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कोई क्वेश्चन बता सकते, तो क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ, बाकी ज़्यादा तो उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए ये आपके पास में यूनिट नंबर 1 नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक ही यूनिट बचेगा, बेसिकली 2 यूनिट आपके आईसीएम मॉड्यूल के हिसाब से, रिसीवेबल एंड पेएबल, हमें उसे मर्ज कर देना है, एक ही यूनिट में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए 2 लेक्चर लगेंगे, तो 2-3 लेक्चर में आपके पास में काम ख़त्म हो जाएगा।